ये 35 नंबर का पूछता है टोटल, और इसको पढ़ने में तकरीबन मिनिमम 2.5 महीना मान लीजिए, मैक्सिमम 3 साढ़े 3 महीना मान लीजिए। तो ये पूरा पढ़ने पे हम लोग को 35 नंबर का आएगा। इसके पहले मतलब ये तुम लोग देखो 3 महीना पढ़ोगे तो 35 मार्क्स, मिनिमम 3 महीना मान ही लो, मैक्सिमम वही 2-4-10 दिन आगे पीछे। तो देखिए मेहनत किस में ज़्यादा होगा। एनपीओ हम लोग कितना दिन पढ़े हैं? 24 तारीख को क्लास स्टार्ट हुआ था, छुट्टी उट्टी है बीच में। टोटल एनपीओ का क्लास अभी तक 15 है, 3 क्लास और 4 क्लास ले लेंगे क्वेश्चन सॉल्व करवाने का। तो एनपीओ मान लेते हैं कि मतलब पढ़ाई तो हम लोग अभी 15 क्लास की है ना, 15 क्लास में जो है आपका एनपीओ 10 नंबर का तैयार हो गया है। समझ में आ रहा है? और 3 महीना से ज़्यादा पढ़ोगे तो 35 मार्क्स। टाइम का इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न देख लीजिए। इसमें तुम कितना दिन इन्वेस्ट करोगे? 3 महीने। इसमें लिखना है तकरीबन 3 महीना लगेगा, 3 महीना मिनिमम। इसमें 3 महीना पढ़ोगे तो 35 मार्क्स, माने 1 महीना पढ़ोगे तो एवरेज निकाल रहे हैं 10 मार्क्स, और इसमें 15 क्लास पढ़े तो 10 मार्क्स। ना कोई रूल रेगुलेशन है, ना कुछ है वहाँ पे। आपको कैपिटल और रेवेन्यू आना चाहिए, उससे ज़्यादा कुछ वहाँ पे आपको आने का ज़रूरत भी नहीं है। जो पढ़ाया गया बस उसको आपको समझ लेना है। 2 मिनट और वेट कर रहे हैं, फिर हम क्लास स्टार्ट कर देंगे, ठीक है? चलिए, सबका ध्यान बोर्ड पे। इसमें जो पहला लाइन लिखवाएंगे वहीं से आप लोग का पढ़ाई चालू हो जाएगा। लिखना शुरू कीजिए। एज पर सेक्शन 4 ऑफ, जैसे लिखवा रहे हैं वैसे लिखना है, उसमें कुछ आप कम बेसी नहीं कर सकते। लिखिए एज पर सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, एज पर सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। वहां से एक नोट्स हमको पास कर दो ना, फाइल वाला थोड़ा पास कर दो, फाइल पास कर दो। एज पर सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, इनवर्टेड कॉमा, पार्टनरशिप इज अ रिलेशन बिटवीन, बहुत अच्छे से लिखना है और आज जाके इसको याद भी कर लेना है आप लोगों को। एज पर सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, पार्टनरशिप इज अ रिलेशन बिटवीन, पार्टनरशिप इज अ रिलेशन बिटवीन 2 or more persons, between 2 or more persons who have agreed to share, who have agreed to share profits of a business carried by all, agreed to share profits of a business carried by all or any one of them, or any one of them acting for all, or any one of them acting for all। डेफिनेशन को समझना है और फीचर को लिखना है। उसके बाद अगला हेडिंग दीजिए फीचर्स। चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। इस डेफिनेशन को आप लोगों को याद कर जाना है, बिल्कुल लाइन बाय लाइन, कुछ छूटना नहीं चाहिए। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। पार्टनरशिप का फीचर क्या क्या है, जो बच्चा डेफिनेशन याद कर लेगा फीचर उसको रटने का जरूरत नहीं है, फीचर खुद ब खुद उसको आ जाएगा। फीचर कहां से आ रहा है उसका ओरिजिन भी आपको समझाएंगे। फीचर में सबसे पहला फीचर में क्या बोल रहा है, पढ़िए इसको। 2 or more persons, इसका मतलब क्या है? 2 या 2 से ज्यादा इंसान होना चाहिए। उसके बाद क्या चीज है? अग्रीमेंट। सबका अभी एक्सप्लेनेशन बाकी है। फिर उसके बाद क्या बोल रहा है? लॉफुल नहीं, यहाँ उसके बाद क्या है? एग्जिस्टेंस ऑफ। उसके बाद क्या बोल रहा है? लॉफुल बिजनेस। उसके बाद क्या है? प्रॉफिट शेयरिंग। उसके बाद क्या बोल रहा है? कैरिड बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ठीक है, डेफिनेशन में आते हैं। देखिए डेफिनेशन जो है, डेफिनेशन बना ही है फीचर से। पार्टनरशिप जो है वो क्या चीज है? रिलेशन है। पार्टनरशिप क्या चीज है? रिलेशन बिटवीन 2 or more persons who have agreed to share the profits। भाई किस चीज का प्रॉफिट? तो बिजनेस का प्रॉफिट। और कैसा? कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। जिसको जिसको हम सर्कल लगाए हैं, देखिए वही चीज नीचे फीचर बन गया है।
देखिए जिसको जिसको सर्कल लगाए हैं वही फीचर बन गया है। 2 और मोर पर्सन्स है, अग्रीड से अग्रीमेंट होता है, बिजनेस है, प्रॉफिट्स है तो शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स, यहाँ पे देखो प्रॉफिट शेयरिंग है, बिजनेस है तो बिजनेस से 2 चीजें, सबसे पहला तो बिजनेस होना चाहिए, उसके बाद क्या होना चाहिए, लॉफुल बिजनेस होना चाहिए, उसके बाद क्या चीज है, कैरिड बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। अब इन सबको हम लोग समझेंगे। तो पार्टनरशिप एक ऐसा बिजनेस है, अब हम समझाना स्टार्ट कर रहे हैं, आप लोग का ध्यान एकदम अच्छे से यहाँ पे इसमें होना चाहिए, कंसंट्रेशन आप लोग एकदम हाईएस्ट लेवल पे होना चाहिए। पार्टनरशिप एक ऐसा बिजनेस है जहां पे कम से कम कितना लोग होना चाहिए, 2। मतलब पार्टनरशिप का बिजनेस करना है तो तुम अकेले कभी भी पार्टनरशिप का बिजनेस नहीं कर पाओगे। कम से कम कितना लोग होना चाहिए, 2 लोग होना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा कितना होना चाहिए, तो 50 और 100 है बैंकिंग और नॉन बैंकिंग का, वो आपको बाद में हम डिस्कस कर देंगे। आपको मिनिमम जानना है, मैक्सिमम जानने की जरूरत नहीं है, मैक्सिमम जब कंपनी पढ़ेंगे तो वहां बताएंगे। पार्टनरशिप का बिजनेस शुरू करने के लिए कम से कम कितना लोग होना चाहिए, 2 लोग होना चाहिए। 2 लोग हैं, पार्टनरशिप का बिजनेस शुरू करना है तो उसके बाद उन लोगों के बीच में क्या होना चाहिए, अग्रीमेंट। अग्रीमेंट का मतलब क्या होता है, अग्रीमेंट का मतलब होता है कि वो कॉमन बात जिसपे वो दोनों तैयार हो जाए। समझ में आ रहा है, अग्रीमेंट मतलब कुछ कॉमन बात आपस में वो लोग डिस्कस कर ले। अब जो अग्रीमेंट है वो या तो ओरल भी हो सकता है या तो रिटन भी हो सकता है। जैसे मान लो हम और तुम हैं, हम लोग मिलके चलो कोई बिजनेस कर रहे हैं, तो हम लोग का जो अग्रीमेंट है जरूरी नहीं है कि लिखा हुआ हो, मौखिक भी हो सकता है। हम कहे हम 2 लाख लाएंगे, तुम भी 2 लाख ले आना, तुम बोले ठीक है। हम कहे कि हम बड़े हैं तो बिजनेस का हमको ज्यादा आइडिया है, तो दुकान पे हम बैठेंगे, तुम दुकान पे नहीं बैठोगे, तुम बैठोगे तो ग्राहक भाग जाएगा, तुम बोले वो भी ठीक है। हम कहे जो प्रॉफिट होगा आपस में आधा आधा बांट लेंगे, तुम कहे ठीक है कोई बात नहीं है। मेरा बात समझ में आ रहा है, मतलब जिस बात पे वो दोनों अग्री हो जाए वो क्या चीज है, अग्रीमेंट है। तो ओरल और रिटन दोनों का इज्जत बराबर है। तो क्या अग्रीमेंट ओरल हो सकता है, हाँ अग्रीमेंट ओरल हो सकता है। क्या अग्रीमेंट रिटन हो सकता है, अग्रीमेंट रिटन भी हो सकता है। रिटन अग्रीमेंट को ओरल अग्रीमेंट से ज्यादा वैल्यू देंगे हम लोग, नहीं। अभी 2 मिनट पहले बोले दोनों में कोई अंतर नहीं है। अग्रीमेंट या तो ओरल भी हो सकता है या तो रिटन भी हो सकता है, दोनों में कोई उसमें वैल्यू का बात नहीं है। अब बात वैल्यू का नहीं है, बात प्रूफ का है, ठीक है। मान लो हम और तुम बिजनेस में आए, 2 लाख लाने का बात था। प्रॉफिट के समय तुम कहे कि नहीं हम छोटे हैं, हमको ज्यादा प्रॉफिट चाहिए। छोटा बच्चा होता है कि टॉफी देखेगा, मिठाई देखेगा, केक देखेगा, रोने लगेगा ज्यादा के लिए, आप रोने लगे। हम छोटे हैं, हमको ज्यादा प्रॉफिट चाहिए, आप कहे थे कि ज्यादा प्रॉफिट ले लेना। हम कहेंगे ओरल अग्रीमेंट हुआ था, तुम कहते कि नहीं ओरल अग्रीमेंट में बात ये हुआ था कि हमको ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा। तो रिटन और ओरल दोनों बराबर है, लेकिन रिटन वाले को प्रूफ करना आसान है, ओरल वाले को प्रूफ करना मुश्किल है। समझ में आ रहा है। ऐसे समझिए कि हम आप पे गुस्सा है, तो गुस्सा हम 2 तरीका से निकाल सकते हैं, एक है ओरल फॉर्म में, दूसरा रिटन फॉर्म में। ओरल फॉर्म में तुमको कोई कितना भी खराब बात बोल देगा, तुम उस बात को साबित कर पाओगे। वो लिख दिया तुम्हारे ऊपर, डंडा उठाया और दम भर लिख दिया, समझ में आ रहा है, मतलब तुमको पीट दिया, तब तो निशान पड़ेगा ना, दिखा सकते हो ना कि देखो मेरे को पीटा है, मेरे को बताया है, मेरे को। तो ओरल और रिटन दोनों का वैल्यू बराबर है, लेकिन हमको प्रूफ करने में ज्यादा आसान कौन सा है, रिटन है। मेरा बात समझ में आ रहा है। आपसे कहीं पूछेगा कि रिटन और ओरल में दोनों में से ज्यादा वैल्यू किसका है, तो आप क्या बोलिएगा, दोनों का इक्वल है, लेकिन आप फेवर किसको करेंगे, क्यों, प्रूफ है। मेरा बात समझ में आ रहा है। तो अग्रीमेंट जो है ओरल हो सकता है कि नहीं, हो सकता है। रिटन हो सकता है कि नहीं, हो सकता है, लेकिन बेटर कौन सा है, क्यों, प्रूफ करने के पॉइंट ऑफ व्यू से वो बेटर। अच्छा, बेटर और दोनों का वैल्यू कम होने में अंतर है। बढ़िया कौन सा है, हम कहेंगे उसको दोनों बराबर है, लेकिन किसको हम लोग इजीली प्रूफ कर सकते हैं, रिटन को प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए इसको अंडरलाइन कर सकते हैं मैट निकाल के भी आप लोग, आइदर रिटन और ओरल। इन लोग को 2 नोट्स पास कर दो, लोग लिख लेगा लेकिन छोड़ के चला जाएगा, उसको दे दो, तान्या को दे दो और उसके भाई को भी पास कर दो। सबको नोट्स मिल गया है, क्लास में सबको नोट्स मिल गया है कि नहीं, थोड़ा सा हाथ आप लोगों को जल्दी चलाना है। बुक में इसको सर्कल भी कर लीजिएगा जो लिखे हैं, जिसको जिसको सर्कल कीजिएगा वही जो है आगे आपका फीचर्स बन जाएगा, और फीचर बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे लास्ट वाला तो और खतरनाक फीचर है वो, रिटन बाय ऑल। क्या हुआ, क्या दिक्कत है,
पेन से लिखो। फिर तुम लोग को कहना कि क्लास में पेंसिल और पेन का फेर बदल मत कीजिए, क्लास में एक चीज उठाइए उसी से लिखिए, सर्कल कीजिए उसको। जो समझा रहे हैं वो समझ में आया कि नहीं आप लोगों को? आप लोग को जो समझाएं वो चीज समझ में आ रहा है? इस चैप्टर में अगर गूंगा बन के बैठे रहोगे लोग तो फिर धोखा हो जाएगा आप लोग के साथ। जैसे बिजनेस में पार्टनर को चीट कर देता है, वैसे फिर आपको लगेगा टीचर चीट कर लिया है, कुछ नहीं समझ में आया। तो क्लास में बहुत अच्छे से आप लोगों को समझना है। एमसीक्यू ज्यादा आ रहा है थ्योरी वाला। सर्कल कर लिया आप लोग, ठीक है। अग्रीमेंट में हम लोग आ गए, कॉपी में लिखिए। कॉपी में टाइम क्या हो रहा है बाबू? कल कुछ कहे थे, अभी माइंड में कब कर रहे थे? नहीं तो तुमको बोल देंगे मत आओ, नहीं पढ़ा सकते अगर टाइम पे नहीं आओगे तो। अभी कितना जरूरी चीज हम पढ़ाएं, तुमको उस चीज का आइडिया नहीं है। हम अपने लिए बोल रहे हैं कि पहले आओ, बोलो नहीं ना, ऐसा तो नहीं लग रहा है सर बोल रहे हैं कि अपने लिए नहीं, पहले आके बैठो। इन्हीं लोग से पूछो अभी जरूरी चीज पढ़ाएं कि नहीं पढ़ाएं? अभी क्या पढ़ाएं जरूरी का बताओ उसको कुछ। पार्टनरशिप का बताएं। पार्टनरशिप में ओरल क्या होता है, रिटर्न क्या होता है, दोनों का क्या वैल्यू है। अभी क्लास अपडेट होने में 3-4 दिन लगेगा जिन लोगों का क्लास छूट रहा है, क्योंकि वाईफाई में कुछ प्रॉब्लम है यहाँ पे मेरे, तो क्लास 3-4 दिन अपडेट नहीं हो पाएगा। कोई भी क्लास जो छूटा हुआ है लास्ट अभी जितना अपलोडेड है उसके बाद कोई क्लास अभी 3-4 दिन अपडेट नहीं हो पाएगा। प्लीज क्लास मत लेट कीजिए आप लोग। कॉपी में लिखिए पॉइंट बना करके। अग्रीमेंट में बी ओरल और रिटर्न, बोथ हैव इक्वल इंपॉर्टेंस। अग्रीमेंट में बी, अनुराग कहां पर है? हर्ष कहां पे? अनुराग उससे बोल देना कि सर बोल रहे थे क्लास नहीं आ रहे हो, फिर दिक्कत होगा। और वो कहां पे? नीरज, तबीयत खराब है उसका। क्या लिखा आप लोग? अग्रीमेंट में भी ओरल और रिटन एंड बोथ हैव, एंड जो लिखवा रहे हैं एकदम उसको याद कर जाना है। मेरा बात समझ में आ रहा है? ये थ्योरी है आपका। पार्टनरशिप का जो चैप्टर है क्लास 12 में उसमें थ्योरी है, ये आप लोग का थ्योरी है। क्या लिखे? ये अग्रीमेंट में भी ओरल और रिटन एंड बोथ हैव इक्वल इंपॉर्टेंस। तो अग्रीमेंट का जो पॉइंट है पढ़िए। बोलता है कि पार्टनरशिप के लिए सबसे पहला कितना होना चाहिए मेंबर? कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। 2 मतलब मिनिमम कितना होना चाहिए? 2। मैक्सिमम आपको जानने का भी जरूरत नहीं, आप बोलिए मिनिमम कितना मेंबर होना चाहिए? 2 मेंबर। और दूसरा फीचर क्या है पार्टनरशिप में? क्या होना चाहिए? अग्रीमेंट होना चाहिए। अग्रीमेंट ओरल में होना चाहिए कि रिटन में होना चाहिए? दोनों में से कोई भी। अब वो आपके पर्सनल चॉइस पे, आपको लग रहा है कि आपको पार्टनर धोखा दे सकता है, आप कौन सा करवा लेंगे? रिटन करवा लेंगे। तीसरा क्या चीज है? एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस का क्या मतलब है? एक्सप्लेन कीजिए इसको। बिजनेस का होना हो तो हमको भी समझ में आ रहा है। 2 के बच्चा को बोल देंगे कि इसका मतलब क्या है, ट्रांसलेट कर देगा, करे बिजनेस का होना। एक्सप्लेन कीजिए। जिस तरह से हम समझा के एक्सप्लेन करते हैं उस तरह से एक्सप्लेन करोगे तब तो मानेंगे कि आपके पास दिमाग है कुछ एक्स्ट्रा। बोल रहा है पार्टनरशिप में आने के लिए बिजनेस का होना जरूरी है, मतलब पार्टनरशिप में आने के लिए व्यापार का होना जरूरी है। तुम और तुम्हारे दोस्त दोनों 20-20 लाख रुपए लगा करके एक तो बिल्डिंग खरीद लिए 40 लाख रुपए का, उस बिल्डिंग को तुम लोग किराए पे लगा दिए। किराया तुम्हारे पास हर महीना 50,000 रुपए आता है, उस 50,000 रुपए को तुम लोग आपस में बांट लिए। समझ में आ रहा है? तो तुम लोग यहाँ पे बिजनेस किए हो खरीद के, तो ये जो किराया जो आया है आपस में बांट लियो, तुम लोग क्या हो जाओगे? बोलो, नहीं होगे। मकान को किराए पे लगाना इज नॉट अ बिजनेस। समझ में आ रहा है? वो तो रेंटल प्रॉपर्टी से इनकम है ना तुम्हारा। देखिए बात समझिए, यहाँ पॉइंट वाला चीज है। इस तरह का क्वेश्चन एमसीक्यू में मिलेगा आपको। आप मकान को किराए पे लगा दिए, उससे जो पैसा आ रहा है वो क्या चीज है? रेंटल इनकम है। समझ में आ रहा है? वो क्या चीज है? रेंटल इनकम। वो तो को ओनरशिप को दिखा रहा है ना। को ओनरशिप का मतलब हो गया कंबाइंड ओनरशिप का। समझ में आ रहा है? आप और आपके दोस्त साथ में मिलकर मकान खरीदे हैं, वो तो कंबाइंड ओनरशिप हो गया। उससे जो रेंट आ रहा है वो तो आपका क्या हो गया? रेंटल इनकम हो गया ना। तो वो आपका पार्टनर, वो आपका पार्टनरशिप नहीं कहलाएगा। क्लियर ये चीज? तो उस चीज के लिए क्या होना चाहिए? आपका बिजनेस होना चाहिए। आपका सामान खरीद बिक्री का कुछ ना कुछ काम होना चाहिए। उसके बाद क्या बोल रहा है? बिजनेस लॉफुल होना चाहिए। बिजनेस जो है वो इलीगल नहीं होना चाहिए। जैसे मान लो तुम लोग आपस में मिलकर एक तो गैंग बना ले, हम लोग का चोरी करने का या डाका डालने का गैंग है या बैंक लूटने का गैंग है,
तुम लोग गए बैंक से 50 लाख रुपए लूट के ले आए, उसमें कोई एक होशियार था वो पैसा लेके भाग गया, क्या तुम लोग पुलिस के यहाँ जा सकते हो कि हमारे साथ हमारा पार्टनर धोखा किया? पुलिस पूछेगा क्या दिक्कत किया? वो जो पिछला महीना बैंक लुटाया था ना, हम ही लोग लूटे थे, वो पैसा नहीं दिया, देखिए भाग गया, उसको खोजिए। ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता है। बिहार में अल्कोहल या वाइन बैन है, आप लोग शराब का दुकान खोल लीजिए, सब कोई बेच भी रहे हैं, पी भी रहे हैं, चूहा काट दिया है तो उसको यूज भी कर लिए, घर में यूज कर लिए, बांट दिए हैं, और उसी में पार्टनर तुम्हारा जो है बदमाश निकल गया है, तुम्हारा पैसा गबन कर लिया है, पैसा नहीं दे रहा है, क्या पुलिस के यहाँ जा सकते हो कि हमारा बिजनेस है, बहुत बड़े व्यापारी है, आसपास के जिला का सारा लोग हमको जानता है, ठीक है, तो पुलिस का ठीक है किस चीज़ का व्यापार है, हमको भी जनवाइए, कहा शराब बेचते हैं, तो क्या पुलिस के पास जा सकते हैं? नहीं जा सकते हैं। इसलिए बिजनेस का लीगल होना जरूरी है कि कोई प्रॉब्लम हो तो उसका प्रॉपर तरीके से आपको जस्टिस मिल सके। समझ में आ रहा है? ये चारों पॉइंट देखिए क्लियर है कि नहीं, फिर उसके आगे बात करेंगे। पहला देखिए टू और मोर, देखिए पॉइंट पढ़िए और अपने आप को एनालाइज कीजिए कि आपको उसके बारे में क्या समझ में आया। जैसे टू और मोर पर्सन्स पढ़े तो खुद से क्वेश्चन करो कि इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब आपको ये समझ में आना चाहिए कि भाई पार्टनरशिप का बिजनेस करने के लिए कम से कम कितना लोग? 2 लोग, अधिक से अधिक नहीं जाना अभी फिलहाल में आपको, वैसे 50 और 100 है, आप लोग को हम लिखवा देंगे बाद में। कम से कम कितना लोग होना चाहिए? 2 लोग होना चाहिए। फरदीन मेरे पे ध्यान दो, मेरे बात पे ध्यान दो अभी यहाँ पे। दूसरा क्या चीज है? अग्रीमेंट। अग्रीमेंट आएगा तो आपके दिमाग में 2 पॉइंट आना चाहिए कि ओरल या रिटन, दोनों में से कोई भी रहेगा तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा क्या चीज है? बिजनेस। प्रॉपर बिजनेस होना चाहिए। मकान किराए पे लगा दिए हो या तुम लोग कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, आपस में पैसा बांट रहे हो, वो जो है बिजनेस में नहीं आएगा। फिर बिजनेस क्या होना चाहिए? लीगल होना चाहिए। उसके बाद आते हैं प्रॉफिट शेयरिंग। प्रॉफिट शेयरिंग का क्या मतलब है? प्रॉफिट शेयरिंग का मतलब है कि बिजनेस से जो पैसा आ रहा है वो अगर प्रॉफिट के रूप में आपस में बट रहा है तभी आप पार्टनर है, नहीं तो आप पार्टनर नहीं है। तुम्हारी दुकान पे जो स्टाफ काम कर रहा है क्या वो पार्टनर है? नहीं है। क्यों? क्योंकि तुम उसको प्रॉफिट नहीं दे रहे हो, तुम उसको सैलरी दे रहे हो। मेरा बात समझ में आ रहा है? अगर 10 रुपये आएगा और उसी 10 रुपये में से आपस में बटेगा, या 100 रुपये आएगा उस 100 रुपये में से आपस में बटेगा, तभी आप क्या कहलाएंगे? पार्टनर कहलाएंगे। तो पार्टनर होने के लिए क्या जरूरी है? प्रॉफिट का शेयरिंग होना जरूरी है। अच्छा, प्रॉफिट शेयरिंग आपको बता रहे हैं, जरूरी नहीं है कि प्रॉफिट आधा और आधा बांटा जाए। यहाँ पे ये देखिए रेशियो वाला काम आपको दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए ए और बी, ठीक है, पार्टनर है। A:B कभी भी ऐसे लिखेंगे, बीच में ये रेशियो का सिंबल है, आप समझिएगा पार्टनर है। ऐसे ABC, इसका मतलब क्या हो जाएगा? A, B और C पार्टनर है, ठीक है। आपके सामने A और B पार्टनर है, प्रॉफिट जो है वो हुआ 1000 रुपया, ये लोग 500 और 500 लेके चला गया। अभी डिटेल में और डिस्कस करेंगे, लेकिन आपको अभी थोड़ा सा हम आइडिया दे रहे हैं। प्रॉफिट कितना हुआ? 1000। ये कितना ले गया? ये कितना ले गया? तो इन लोग का आपस में PSR कितना है? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को शॉर्ट में क्या बोलते हैं? PSR कितना है? 1:1 या 50-50। बात समझ में आ रहा है? ये लोग आधा आधा का पार्टनर है। तो पार्टनरशिप में क्या जरूरी है कि हमेशा पैसा आधा ही बटेगा? नहीं, कोई जरूरी नहीं है। यहाँ पे PSR कितना है? 50-50 है। ये केस 1 हो गया। दूसरा केस बता रहे हैं। दूसरा केस में प्रॉफिट ये ले गया 800, ये ले गया 200। तो ऐसा हो सकता है कभी दूसरा पार्टनर कम पैसा लेके मानेगा? बिल्कुल मानेगा। हम और आप पार्टनर हैं, ठीक है। हम बिजनेस में लगाए 5 करोड़, आप लगाए 1 लाख, प्रॉफिट हुआ 50 लाख रुपया। तो तुम ये बताओ, हम लगाए हैं 5 करोड़, तुम लगाए हो 1 लाख, प्रॉफिट हुआ है 50 लाख का। हम 25 लाख ले लें और आपको 25 लाख दे दें, क्या ये चीज जस्टिफाइड है? सोचिए इस चीज को। यहाँ देखिए, अगर तुमको लग रहा है कि हाँ क्यों नहीं, पार्टनर है तो आधा आधा लेंगे, केस बदल दो। तुम लोग लगाए हो 5 करोड़, हम लगाए हैं 1 लाख, और हम तुमसे कहें कि नहीं प्रॉफिट आधा लेंगे, क्या ये सही है? नहीं। मेरा बात समझ में आ रहा है? अच्छा, सही है गलत है ये सब अभी आप जज कर रहे हैं, आगे इसका दूसरा कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन अभी आपको ये समझना है कि जरूरी नहीं है कि पार्टनरशिप में प्रॉफिट आधा आधा ही बटे। पार्टनरशिप में प्रॉफिट आधा आधा बटे इस बात का कोई गारंटी नहीं है। कम बेसी भी पार्टनर को प्रॉफिट दिया जाता है, वो क्वेश्चन में दिया रहेगा, उसके बारे में डिस्कशन हम करेंगे। लेकिन यहाँ पे PSR कितना हो जाएगा? प्रॉफिट 1000 है, A ले गया 800, B ले गया 200, PSR कितना होगा? कटा दो आपस में, 4:1 आएगा। 4:1 आएगा। समझ में हम जो बोले हैं वो आ रहा है? कितना लोग के सर के ऊपर से जा रहा है ये बात? अभी कौन सा चैप्टर पढ़ा रहे हैं?
जो भी क्वेश्चन होगा पार्टनरशिप से होगा। नहीं, शेयर के बारे में आपको कोई जानकारी नहीं, आप कुछ नहीं पूछेंगे। और फिलहाल में 2-3 क्लास तो आपको पार्टनरशिप से भी कुछ पूछने का हम इजाजत नहीं देंगे। समझ में आ रहा है? अभी जो हम बोलेंगे बस वो सुनना। समझ में नहीं आया तो आप बोलिए कि समझ में नहीं आया, हम समझाएंगे एग्जाम्पल दूसरा देकर, बट आप अभी नहीं पूछेंगे। आपका अभी चूंकि आपको पार्टनरशिप लॉ के बारे में आइडिया नहीं है, 3-4 क्लास में जब हम पढ़ा देंगे, पहला तुम लोग का जो आधा मन में डाउट आ रहा है वो क्लियर हो जाएगा। तो 3-4 दिन आप कुछ नहीं पूछेंगे। आपका क्वेश्चन किसी और का, मतलब तुमको नहीं, सबको बोल रहे हैं, तुम लोग कोई क्वेश्चन पूछोगे, अब बगल वाला बच्चा मेरा बात नहीं सुनेगा, तुम्हारा बात जरूर सुनेगा, उसके दिमाग में नया खुरापात आ जाएगा, अच्छा ऐसे तो ऐसे। इसलिए आप लोग 3-4 क्लास कुछ नहीं पूछेंगे। यहाँ पे PSR कितना है बताइए? 4:1। अच्छा, पार्टनरशिप में क्या है ना, अभी जो चीज बोल रहे हैं समझना है और याद करना है। ध्यान रहे, पार्टनरशिप में प्रॉफिट का होना जरूरी है। मैंने पार्टनरशिप में प्रॉफिट का बंटवारा जरूरी है, लॉसेस का बंटवारा जरूरी नहीं है। मेरा बात समझ में आ रहा है? पार्टनरशिप में प्रॉफिट का बंटवारा जरूरी है, लॉसेस का बंटवारा जरूरी नहीं है। इसका मतलब क्या है? पहला साल मान लीजिए आप लोग हैं, हम हैं और आप लोग हैं। हम बिजनेस में लगाए 20 लाख रुपया, आपके पास पैसा का दिक्कत था, आप लोग का थोड़ा हाथ दबा हुआ था। हम चाहते थे कि अच्छा, अभी भी मार्केट में आप जाइएगा तो ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो दूसरे के हेल्प करते हैं, जेन्युइनली हेल्प करते हैं। पैसा एक चीज है, बट पैसा से ऊपर से, पैसा के ऊपर उठ के हेल्प करते हैं, ठीक है? हम बिजनेस में 20 लाख लगा रहे थे, हम देखें कि तुम्हारे पास 20 लाख का हैसियत नहीं है, तुम 2 लाख रुपया लगा सकते हो। मेरा बात समझ में आ रहा है? और तुमको पैसा का सख्त जरूरत है। अच्छा, इस 2 लाख से मेरा कुछ नहीं बनेगा, लेकिन तुम कितना लगाने को तैयार हो? 2 लाख रुपया लगाने को तैयार हो। तो उस केस में तुमको कहे कि तुम मेरे साथ पार्टनर बन जाओ। तुम कहे कि भैया आप 20 लाख लगा रहे हैं, हम 2 लाख लगा रहे हैं, मेरा उतना हैसियत नहीं है, मेरे पास यही 2 लाख रुपया जमा पूंजी है, कल को नुकसान हो जाएगा। आपके पास 20 लाख है, मान लो 2 लाख का 4 लाख का नुकसान हो गया, एक बात हम बोल रहे हैं, या 3 लाख 4 लाख जितने का भी नुकसान हो गया, आपका 20 लाख में से 2 लाख घट भी जाएगा तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन मेरा 2 लाख है, अगर ये 2 लाख चला जाएगा हम तो रोड पे आ जाएंगे। ऐसा बात हो सकता है, आप लोग भी देखे होंगे, अपने जान पहचान में ऐसे लोग होंगे जिनका आप हेल्प करते होंगे या जिनसे आप हेल्प लेते भी होंगे। समझ में आ रहा है? तो उस केस में मान लीजिए हम आपको अश्योर किए कि अगर प्रॉफिट होगा तो आपस में हम लोग बांट लेंगे, लेकिन अगर नुकसान होगा तुम मेरे को पैसा मत देना। नुकसान सारा हम अकेले सह जाएंगे, प्रॉफिट जो है आपस में बांट लिया जाएगा। अच्छा, ऐसा सीन कभी हो सकता है? हम बोल रहे हैं तो आप लोग हाँ मत बोलिएगा, रीजन दीजिएगा। ऐसा सीन हो सकता है कोई आदमी कहे कि नुकसान होगा तो तुम मत देना, प्रॉफिट होगा तो तुम दे देना, ले लेना, ऐसा हो सकता है? होगा। आप जब बिजनेस में कॉन्फिडेंस है, आपको जब अपने बिजनेस में कॉन्फिडेंस है, आप जब कॉन्फिडेंट हैं, समझ में आ रहा है? जैसे मान लो कि अगर, एक बात हम बोल रहे हैं, अगर हम तुमसे ये बात, अगर हम ऐसा बोलें कि अगर तुम लोग पढ़ाई में, मतलब किसी पेपर में अगर तुम लोग का बैक लग गया तो तुमको 1 लाख रुपया दे देंगे, अगर ये बात हम बोलें तो हम, मतलब हवा में तो ये बात नहीं बोलेंगे। ये बात हम कब बोलेंगे? क्योंकि हम अश्योर हैं कि पेपर में बैक हम लगने नहीं देंगे। बैक का मतलब क्या होता है? 33 से 40 मार्क्स लाना पड़ेगा। मेरा बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ऐसा गारंटी कोई कब देगा? जब उसको अपने आप पे बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस होगा। अगर सही में अब वो गारंटी दे रहा है, हो सकता है कि बिजनेस में लॉस लग जाए, तो इसके पास उतना कैपेसिटी होगा कि वो उस लॉस को बियर कर ले। ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा है? शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स ओनली। क्या लॉसेस का बंटवारा जरूरी है? पार्टनरशिप में लॉसेस का बंटवारा जरूरी है? नहीं। किस चीज का बंटवारा जरूरी है? प्रॉफिट्स का। तो एक बात बताओ, जैसे मान लो 3 लाख का लॉस हो गया, आप 2 लाख दिए, हम 20 लाख दिए, तो लॉसेस का बंटवारा नहीं होगा। मतलब 3 लाख का लॉस ना तो तुम बियर करोगे ना तो 3 लाख का लॉस। बोलो, कंप्लीट करो मेरे बात को। दोनों में से किसी एक को बियर करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? लॉस नहीं होना और लॉस का बंटवारा नहीं करना, दोनों में अंतर है। कंफ्यूजन तो नहीं ना हो रहा है कि हम जो बोल रहे हैं, प्रॉफिट 3 लाख होगा, आपस में हम लोग बांट लेंगे, 2 लाख हम ले लेंगे, 1 लाख तुमको दे देंगे। 3 लाख का नुकसान हो गया तो उस नुकसान में 1 रुपया तुम बियर नहीं करोगे, लेकिन उस नुकसान को पूरा किसी न किसी एक पार्टनर को तो बियर करना पड़ेगा ना। मेरा बात समझ में आ गया? HAL, चलो ठीक है, 3 पार्टनर है, प्रॉफिट होगा तीनों आपस में बांट लेगा, लेकिन लॉस होगा तो तीनों को आपस में बांटना जरूरी है। देखो, प्रॉफिट्स होगा तो H को भी लेना जरूरी है, A को भी लेना जरूरी है और L को भी लेना जरूरी है। लेकिन अगर लॉस होगा तो केस क्या होगा? ये तीनों भी आपस में बांट सकता है, या फिर H अपना अलग लॉस, मतलब या तो लॉस को H बियर कर लेगा, या तो A बियर कर लेगा, या तो L बियर कर लेगा।
या तो लॉस को H और A बियर कर लेगा, या तो A और L बियर कर लेगा, या तो H और L बियर कर लेगा। क्या ये बात आप लोग के दिमाग में अच्छे से गया या नहीं गया, ये बताइए। ये पॉइंट समझना जरूरी है। प्रॉफिट्स होगा तो उसको क्या करना पड़ेगा, आप हम आधा बोलेंगे, आप कंप्लीट कीजिए। प्रॉफिट्स होगा तो तीनों को शेयर करना जरूरी है, ऑप्शन नहीं दे रखा है, ठीक है। लेकिन लॉस होगा तो तीनों भी कर सकता है, तीनों में से कोई एक भी कर सकता है, या फिर कोई दो पार्टनर भी मिलकर आपस में लॉस को बियर कर सकता है। कोई दिक्कत, लिख लीजिए इसको। देखो, शेयर चैप्टर और पार्टनरशिप तुमको बोल रहे हैं कौशाम्बी, शेयर जो चैप्टर है और पार्टनरशिप जो चैप्टर है उसमें 1% भी रिलेशन नहीं है। शेयर चैप्टर का जो फीचर है उसमें परपेचुअल सक्सेशन पढ़ेंगे, इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन पढ़ेंगे, ना तो वहां पे इसमें कोई रिलेशन है, ना पार्टनरशिप में कोई रिलेशन है। एक तो छोटा सा रिलेशन है, सुन लीजिए सबको, ये आप लोग को भी काम देगा। कंपनी चैप्टर और पार्टनरशिप चैप्टर में क्या रिलेशन है। देखिए, इंडिया में 2 एक्ट है। पार्टनरशिप को जो गाइड करता है वो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 है। कंपनी को जो गाइड करता है कंपनीज एक्ट 2013 है। मिनिमम कितना पार्टनर होगा, बात समझिएगा, मिनिमम कितना पार्टनर होगा ये दे रखा है आईपीए में, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में, लेकिन मैक्सिमम कितना पार्टनर होगा ये दे रखा है कंपनीज एक्ट में। समझ में आया हम क्या बोले हैं। कंपनीज एक्ट में बोलता है कि अगर तुम्हारे पास 100 से ज्यादा पार्टनर है तुमको वो तुरंत कंपनी बनाना पड़ेगा। क्लियर है ये चीज आप लोगों को, इसीलिए आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर नहीं बता रहे हैं, हम लिखवा नहीं रहे हैं। 150 बता दिए आपको, बैंकिंग और नॉन बैंकिंग का है 50 और 100 है लिमिट। बाकी इन दोनों चैप्टर में कोई रिलेशन नहीं है, कुछ भी लेना देना नहीं आपस में। इसको लिख लीजिए आप लोग, ये पार्टनर का नाम मान लेते हैं HAL। ये हो गया, हम जितना समझाए हैं उतना आप लोग को समझ में आया है। बाद के लिए कोई नहीं रखेगा कि वीडियो में समझ लेंगे, नहीं समझ में आएगा हाथ को रेज करना है, क्लास में पूछना है। फैन चला लो वाला तुम लोग वहां पे बंद कर रखे हो। ऊपर से सेकंड लास्ट है, सेकंड लास्ट है, अरे सेकंड लास्ट, अरे ऊपर में, हाँ ये हो गया आप लोगों का। कोई दिक्कत तो नहीं है इतना में, सबको यहाँ तक समझ में आया है। आर्यन अभी जो समझाया समझ में आया है। प्लीज क्लास टाइम पे आओ, बार बार बोल रहे हैं सबको, उसको नहीं सबको। तुम लोग भी आज लेट आए थे 5 मिनट 7 मिनट। यहाँ देखो, ये जो है ना कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, इसको अंडरलाइन करके, मतलब इसको डैश देखिए, लिखे यहाँ पे म्यूचुअल एजेंसी। म्यूचुअल एजेंसी लिखिए, इसका मीनिंग समझाएंगे आप लोगों को। म्यूचुअल एजेंसी, तो यहां पे ये जो इतना लंबा चौड़ा लाइन लिखा हुआ है कैरिड ऑन बाय ऑल, समझाएं आप लोगों को, ठीक है। तो डेफिनेशन वापस से पढ़ते हैं। पार्टनरशिप क्या है, एक रिलेशन है कितने लोगों के बीच में, 2 या 2 से ज्यादा लोगों के बीच में। किस चीज के लिए, तो प्रॉफिट के बंटवारा के लिए। मेरे बातों को ध्यान से सुनिएगा। पार्टनरशिप क्या, एक रिलेशन है कितने लोगों के बीच में, कम से कम 2 लोग हो, ज्यादा से ज्यादा कितना भी, अभी फिलहाल के लिए ज्यादा से ज्यादा कितना भी हो सकता है, ठीक है। ये रिलेशन किस चीज का है, तो प्रॉफिट को बांटने के लिए। किस चीज का प्रॉफिट, तो एक बिजनेस होना चाहिए, उस बिजनेस का प्रॉफिट। अब सवाल उठता है कि बिजनेस का प्रॉफिट सब कोई लेगा, बिजनेस चलाएगा कौन। प्रॉफिट सब कोई लेगा, बिजनेस कौन चलाएगा। या तो बिजनेस को सब कोई मिल करके चलाए। एक तो छोटा सा दुकान है, वहां 10 गो पार्टनर है, दुकान में 10 पार्टनर घुस के बैठा हुआ है, समझ में आ रहा है। या तो 10 पार्टनर मिल करके दुकान को चलाए, या उन 10 के बिहाफ पे कोई एक पार्टनर मिल करके उसको चलाए। समझ में आ रहा है कहने का मतलब, दुकान कोई एक पार्टनर चलाएगा या 10 मिलके चलाएगा, कुछ भी हो सकता है। 10 एक साथ मिलके चला ले
या बारी बारी से वो लोग अपना टाइम बांध लें और उसको एक साथ मिल करके वैसे चलाएं। तो ये जो लास्ट में जो चीज है, कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? म्यूचुअल एजेंसी इसको बोलेंगे। साथ में हाँ जो बोल रहे हैं सुनिए, नहीं डिपेंडेंट नहीं है। कैरिड ऑन बाय ऑल मतलब उसको सब कोई मिल करके चलाए, या एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, या तो कोई एक उन सबके बिहाफ पे चलाए। समझ रहे हैं? बिहाफ पे मतलब उन लोग का पूरा राइट इसके अकेले के पास है, डिपेंडेंट नहीं होगा। उन लोग का पूरा का राइट इस अकेले के पास है। एग्जांपल देके आपको समझाएंगे अभी। म्यूचुअल, देखो इतना लंबा चौड़ा ये जो लाइन है उसका एक लाइन में मीनिंग क्या हो गया? म्यूचुअल एजेंसी। अब इसका क्या मतलब है ये समझो कि हम और आप, मान लीजिए कि हम और आप लोग सब जो है दोस्त हैं। आपका जान पहचान का मोबाइल का दुकान था, हम वहां पे गए और तुम्हारे नाम पर मोबाइल उठा लिए, ठीक है, पैसा नहीं दिया, हम गए कि पैसा फलाना तुमको दे देगा। अब क्या वो पैसा देने का जिम्मेवारी तुम्हारा है? बोलो, तुम इसको प्रैक्टिकली सोचो कि तुम्हारे जान पहचान के किसी दुकान पे गए, 10,000 रुपए का फोन उठा के हम ले आए, हम तो ऐसा काम नहीं करेंगे, तुम्हारा कोई दोस्त ले आया, क्या वो पैसा तुम चुकाओगे? क्यों नहीं चुकाओगे? दोस्त है तुम्हारा, दोस्त है, अच्छी बात है, लेकिन ऐसा कोई लीगल बंदिश तो नहीं है। आपके फादर के जान पहचान का कोई दुकान था, आप उस दुकान पे से गए और फोन उठा करके ले आए, तो पैसा क्या तुम्हारे पेरेंट्स चुकाएंगे? चुकाएंगे। ये बात अलग है कि वापस आके तुमसे वसूल लेंगे, मार के पीट के कैसे भी, किडनी बेच के वो पैसा आपसे वसूल लेंगे, लेकिन पैसा तो उनको चुकाना पड़ेगा ना। क्यों मतलब पहले केस में आप नहीं चुका रहे लेकिन दूसरे केस में चुकाना पड़ रहा है, क्यों? लीगल यहाँ पे रीजन आ जा रहा है। पार्टनरशिप में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि अब हम और आप मिलकर दुकान खोल रहे हैं, हमारा और आपका साथ में मिलकर कपड़े का दुकान है। पर्सनल चीज का यहाँ बात नहीं कर रहे हैं, कपड़े का बात कर रहे हैं, पहनने के लिए नहीं। अच्छा, पहनने के लिए गए, कपड़ा खरीद के ले आए, हम गए मतलब किसी शोरूम में गए, तो ये कपड़ा दे दो, दुकान पे बैठा हुआ है, जाके मेरा पार्टनर उससे ले लो। क्या तुम उस पहनने वाले कपड़े का पैसा चुकाने के लिए जिम्मेवार हो? नहीं। लेकिन दुकान के लिए हम गए, 5 लाख रुपए का कपड़ा लेकर के आ गए और पैसा नहीं दिए हैं। कल को क्रेडिटर दुकान पे गया, दुकान पे हम नहीं बैठे थे, तुम बैठे थे, क्या तुम क्रेडिटर को ये बात बोल सकते हो कि नहीं, जिसको कपड़ा दिए उसी से पैसा लेना? क्या तुम ऐसा बोल सकते हो? नहीं बोल सकते हो। समझ में आ रहा है? क्यों? दुकान पे वो बैठा है तो वो खुद को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, वो जितना पार्टनर है सारे पार्टनर को रिप्रेजेंट कर रहा है। भले ही वहां पे सारा पार्टनर बैठा हुआ नहीं है, लेकिन वहां पे वो क्या कर रहा है? सारे पार्टनर को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस लाइन को अंडरलाइन करके लिख दीजिए, एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल है ना, इसको लिखिए रिप्रेजेंट ऑल पार्टनर। तुमको ये पॉइंट क्लियर हो गया? डिपेंडेंट वाला जो था दिमाग से निकल गया चीज। तो आगे आगे अपने मन में धारणा बनाना बंद कीजिए, इस लाइन का यही मीनिंग होगा। सबको ये बात हम बोल रहे हैं। कुछ बच्चा क्लास में बोल देता है, कुछ मन ही मन खिचड़ी पकाते रहता है। क्लास में आना है, अपने ब्रेन को कंप्लीटली आप सरेंडर कर दीजिएगा, तो ही उसमें हम कुछ ना कुछ भर पाएंगे, नहीं तो उसमें हम कुछ नहीं भर पाएंगे। तुम नल के नीचे पानी लेने जाओ, ग्लास को नल के नीचे मत रखो, ग्लास को हाथ में लिए रहो और सोचो कि पानी भर जाए, कभी नहीं भरेगा। ग्लास को सरेंडर करना पड़ेगा, ग्लास को तुमको नल के नीचे रखना पड़ेगा, तभी नल उसमें पानी भर सकता है। सेम चीज क्लास है। क्लास में आइए, ब्रेन को एम्प्टी करके लाइए और बस सामने रख दीजिए, उसमें हम फाइल को अपलोड करेंगे, डाउनलोड करेंगे, ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है, बस वो सेव हो जाएगा। सबको ये चीज क्लियर हो गया है? एक बार ये सब कुछ यहां से लेकर के यहां तक पढ़िए। अच्छा, 1 मिनट और बता रहे हैं आपको, यहां से लेकर के डेफिनेशन से लेकर के यहां तक याद करना है। सब कुछ याद करना पॉसिबल नहीं है, इसीलिए आपको हम डेफिनेशन ही याद करने के लिए बोलेंगे। डेफिनेशन जब तुम याद कर ले रहे हो तो उसके अंदर जो फीचर्स का पॉइंट है उसको आप याद कर लीजिएगा, उसको आप टिक लगा लीजिएगा घर पे। 2 और मोर पर्सन को लिख नहीं दीजिएगा। पार्टनरशिप में मतलब ये पार्टनरशिप इज अ रिलेशन वेयर which needs minimum 2 person to carry on a business agreement में भी written और oral, ठीक है। और प्रॉफिट्स, तो प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस, ये सब आप लोग एक्सप्लेन तो कर ही देंगे, जो एक्सप्लेन कर रहे हैं आपको हम उसको लिख देंगे। आप लोग समझ में आ रहा है ना? चलो एक बार रीडिंग डालो यहाँ तक, फिर आपको अभी म्यूचुअल एजेंसी खत्म नहीं हुआ है, इसको हम पढ़ दे रहे हैं एक बार।
इन पार्टनरशिप आइदर ऑल पार्टनर्स कैन टेक केयर ऑफ अ बिजनेस। एक पार्टनरशिप में या तो सारे पार्टनर मिलके बिजनेस को देख सकते हैं, और म्यूचुअली का मतलब होता है आपसी सहमति से। समझ में आ रहा है? म्यूचुअली का मतलब क्या होता है? आपसी सहमति से। आपसी सहमति से वो लोग डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा पार्टनर वहां पे उनके बिहाफ पर बैठेगा। चलिए इसको पढ़िए, लास्ट वाला लाइन। लास्ट वाले लाइन को आप लोग हमको लिखवाने वाले थे, यहाँ दे रखा है, उसको भी आप लोग अच्छे से सर्कल कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। ट्रू और फॉल्स में पूछ सकता है। पार्टनर आर एजेंट्स एज वेल एज प्रिंसिपल्स। कॉपी में इसको लिखवा देंगे, इसका मीनिंग थोड़ा सा क्लियर कर देंगे आप लोगों को। हाँ भैया, पढ़ लिए हैं? क्लियर है? ठीक है। देखिए आप लोग एजेंट का मतलब समझिए प्रिंसिपल, सॉरी एजेंट का मतलब समझिए नौकर, प्रिंसिपल का मतलब समझिए मालिक। एजेंट का मतलब प्रिंसिपल, एजेंट का मतलब नौकर, प्रिंसिपल का मतलब मालिक। अब बोल रहा है कि जितना जो पार्टनर है वो सब एक दूसरे का नौकर है और एक दूसरे का मालिक भी है। क्यों है ये? गर्दन हिला रहे हो लोग ऐसे, तो बताओ क्यों है? बोलो, ट्राई करो। हाँ ठीक है, और ऑर्डर भी देते हैं। हिंदी में ट्रांसलेशन हो गया, मीनिंग हमको समझाइए, ऐसे थोड़ी ना होता है। पार्टनर जो है एजेंट भी हैं, प्रिंसिपल भी है, मतलब एक दूसरे के नौकर है। नौकर है तो काम करेगा ही, मालिक है तो ऑर्डर देगा ही। रीजन ये है कि एक पार्टनर अपने काम से बाकी सब पार्टनर को बांध देता है। समझ में आ रहा है? हम गए 50 लाख रुपए का उधार सामान लेकर के आए और हम गायब हो गए। 50 लाख का उधार सामान लाए, सामान भी नहीं दिए और वो सामान लेके हम भाग गए। अब उसको चुकाने का जिम्मेवारी किसका है? मेरा है। पार्टनरशिप का बिजनेस है, हम नहीं चुका पाएंगे तो तुम लोग को चुकाना पड़ेगा। तुम लोग कहोगे कि सर अगर हम लोग बैंकरप्ट हो गए तो, मान लो 3 पार्टनर है ए बी सी, ए भाग गया, बी बैंकरप्ट हो गया, सी बचा, सी के यहाँ पैसा है, सी को सारा पैसा चुकाना पड़ेगा। मीनिंग समझ में आ रहा है आप लोगों को? पार्टनर, एजेंट और प्रिंसिपल क्यों है ये बात समझ में आ रहा है? एक पार्टनर अपने एक्ट से बाकी सब पार्टनर को बांध देगा। मतलब ए अगर क्रेडिट परचेज करता है और वो अगर कहीं चला जाता है या अगर वो रीपे नहीं कर पाता है तो उस केस में बी और सी को वो पैसा रीपे करना पड़ेगा। यही बात बी और सी के लिए भी एप्लीकेबल है कि बी और सी उधार सामान खरीद के भाग जाएगा तो पैसा किसको चुकाना पड़ेगा? ए को चुकाना पड़ेगा। समझ में आ रहा है आप लोगों को? ठीक है, तो आप लोगों को कॉपी में लिखवाना है। चलिए कॉपी में लिखिए म्यूचुअल एजेंसी। लिखिए दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एसिड टेस्ट। एसिड टेस्ट उसको हिंदी में आप लोग ये मत बोलिएगा कि तेजाब से चेक करने वाला है ये फॉर्मूला। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एसिड टेस्ट और ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप। एसिड टेस्ट और ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है, स्पेलिंग क्या लिखी हो ये बताओ। एसिड, तेजाब बोले तो एसिड। टेस्ट तुम स्पेलिंग कौन सा लिख रहे हो ये बताओ। हमको पता था, कल बैटरी में से थोड़ा सा पानी लाएंगे, तुमको कहेंगे थोड़ा सा पियो, तुम्हारा एसिडिटी खत्म हो जाएगा। कौन सा स्पेलिंग होगा यहाँ पे? अब बताइए, ये सब चीज तो अकाउंट्स के टीचर का काम नहीं है बताना। नहीं, चेक तो हम कर देंगे, फिर तुमको टेस्ट करवा करके टेस्ट ले लेंगे तुम्हारा, और क्या।
पियोगे बैटरी का पानी? मतलब बैटरी में डाला हुआ नहीं, अलग से जो बाहर में सील पैक मिलता है वो प्योर वाटर होता है, पियोगे? चलो यहाँ पे तुम लोग इतना फालतू फालतू बीच बीच में क्वेश्चन पूछते हो कि हमको शर्म आ जाता है। क्या लिखा आप लोग? एसिड टेस्ट या प्योर टेस्ट या ट्रू टेस्ट? हाँ, ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप, ठीक है। उसमें पैराग्राफ चेंज करके लिखिए उसी में। every partner is agent as well as principal. Every partner is agent as well as principal of other partner. Agent as well as principal of other partner. ठीक है। As any partner can bind, bind का मतलब बांधना, हाँ। Any partner can bind all other partners. Any partner can bind all other partners. Bind all other partners with his act. Any partner can bind all other partners with his act. लिख लिए हैं? मीनिंग पढ़ के देखिए, क्लियर है कि हमको दोबारा लिखवाना है या कुछ और इसको इलैबोरेट करवाना है? देखिए मीनिंग पहले कि हमको दोबारा लिखवाना पड़ेगा या इसको कुछ और डिटेल में लिखवाना पड़ेगा, क्या करवाना है देखिए। कल आप लोगों से डेफिनेशन हम पूछेंगे और जो बच्चा डेफिनेशन में थोड़ा बहुत भी कुछ भी इज आर इधर उधर करेगा उसको क्लास से घर भेज देंगे। समझ में आ रहा है? और घर भेजने के पहले पेरेंट्स को फोन करके बोल देंगे कि आज का क्लास बच्चा को भगाएं, कोचिंग से निकालें, ताकि वो बच्चा 1 घंटा घूम करके घर नहीं चला जाए कि हम तो ट्यूशन पढ़ के आ गए। तो बढ़िया से डेफिनेशन याद करके 5 बार 6 बार लिख करके आइएगा। डेफिनेशन जब पूछेंगे, डेफिनेशन का मतलब ये भी पूछ सकते हैं फीचर्स, और इसमें कुछ भी मतलब अगर आप लोग एग्जिस्टेंस ऑफ अ बिजनेस है तो उसको आप अगर कुछ और बोलेंगे तो डेफिनेशन में तो एक वर्ड भी ए भी भूल जाएंगे तो फिर हम घर भेज देंगे। तो 5 बार 6 बार उसको लिख लीजिएगा याद करके अच्छे से। डेफिनेशन जब पूछे तो आप एकदम आंख बंद करके बोल देना है, एज पर सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, पार्टनरशिप इज अ रिलेशन बिटवीन 2 or more persons who have agreed to share the profits of a business carried by all या और any one of them acting for all। तो ऐसे आप लोग को बोल देना है एकदम। सबसे पहले तुम ही से पूछेंगे, हाथ तुम्हारा खूब चल रहा है क्लास में, ठीक है? तो प्लीज इसको मजाक मत समझिए, कल पूछेंगे और घर भेजेंगे और फिर आगे पढ़ाएंगे भी। सब कोई डेफिनेशन याद करके आएगा और घर पे अपने फायदे के लिए बोल रहे हैं, 5-6 बार उसको लिख लीजिएगा, मैच कर लीजिएगा, कुछ भी चीज छूटना नहीं चाहिए। डेफिनेशन याद रहेगा, फीचर्स आप बता देंगे, हमको पूरा भरोसा है। डेफिनेशन याद रहेगा, फीचर्स आप बता देंगे। सबसे ज्यादा जो पूछा जाने वाला फीचर्स में है वो प्रॉफिट वाला है, लॉफुल बिजनेस है और म्यूचुअल एजेंसी है। म्यूचुअल एजेंसी के बारे में सब कुछ आपको लिखवा दिए हैं। पार्टनर, एजेंट और प्रिंसिपल वाला जो पॉइंट है वो किसका है, वो कौन से फीचर का है? म्यूचुअल एजेंसी का है। आपसे अगर ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप बोलेगा तो आप क्या बोलेंगे? प्रॉफिट शेयरिंग मत बोलिएगा, क्या बोलिएगा? म्यूचुअल एजेंसी आप लोग बोलिएगा। मान लो प्रॉफिट नहीं हुआ है तब तो प्रॉफिट शेयरिंग वहां पे हो नहीं पाया, लेकिन बिजनेस है तो म्यूचुअल एजेंसी का होना जरूरी है। क्लियर है ये चीज आपको? ठीक है। कॉपी में अब आगे हेडिंग दीजिए अग्रीमेंट। ऊपर वाला टॉपिक हम लोगों का खत्म। अब हम लोगों का जो ये टॉपिक है ये खत्म हो गया। अब हम लोग आते हैं पार्टनरशिप डीड, हम लोगों को पढ़ना है। अग्रीमेंट में लिखिए इन सिंपल वर्ड्स, इन सिंपल वर्ड्स अग्रीमेंट means terms and conditions। In simple words, agreement means terms and conditions। आपसे अगर पूछा गया अग्रीमेंट का, अगर सिंपल वर्ड्स में पूछा अग्रीमेंट का क्या मतलब है तो टर्म्स एंड कंडीशन। सिंपल वर्ड्स अग्रीमेंट मीन्स टर्म्स एंड कंडीशंस। नीचे लिखिए अग्रीमेंट में भी ओरल और रिटन।
agreement may be oral or written. Agreement may be oral or written. ठीक है, अब इसके बाद आप लोग नया हेडिंग दीजिए पार्टनरशिप डीड. नया हेडिंग दीजिए पार्टनरशिप डीड. पार्टनरशिप डीड लिखिए. अब इसमें लिखिए, अब देखो पार्टनरशिप डीड का जब डेफिनेशन लिखवाएंगे तुमको तुरंत समझ में आ जाएगा. किसी भी बुक से तुम पार्टनरशिप डीड का डेफिनेशन अभी पढ़ोगे नहीं क्लियर है. हम जो डेफिनेशन लिखवा देंगे उसके बाद बुक का भी डेफिनेशन आप लोग को क्लियर हो जाएगा. लिखिए, रिटन अग्रीमेंट इज कॉल्ड पार्टनरशिप डीड. रिटन अग्रीमेंट इज कॉल्ड पार्टनरशिप डीड. लिख दिया आप लोग. मीनिंग बताओ पार्टनरशिप अग्रीमेंट का क्या है, क्लियर हुआ कि नहीं. जो भी टर्म एंड कंडीशन है अगर उसको हम लोग मौखिक रूप से आपस में उसको स्वीकार कर लिए हैं तो वो हम लोगों का ओरल अग्रीमेंट है, लेकिन उसको पेपर पे लिखवा दिए तो वो क्या हो जाएगा, हम लोग का पार्टनरशिप डीड हो जाएगा. इतना बच्चा एब्सेंट क्यों हो रहा है क्लास में? अब आज भी शादी हुई है क्या? शादी का समय भी चल रहा है. ये बताओ शादी के कार्ड पे क्या क्या छपा होता है, मेरे को ये बताओ. मेरे को इनविटेशन मिला ही पता नहीं शादी का कितना साल हो गया. हम लोग पता शादी ही नहीं हो रहा है यहाँ पे किसी का. लग रहा है क्या होता है बताइए, शादी के कार्ड पे क्या क्या होता है? मत सोचिएगा सर शादी क्यों पढ़ा रहे हैं, पॉइंट से रिलेटेड है. अभी दिमाग में एग्जांपल आया, आप लोग को अग्रीमेंट का ये पार्टनरशिप डीड का जो कंटेंट है वो समझ में आ जाएगा. हाँ ठीक है, सही बोल रहा है, सही बोल रहा है. और परिवार का नाम लिखा था, और जहाँ पे सारा फंक्शन होगा, कार्यक्रम होगा, और शायरी भी लिखा रहा था. नाम लिखा रहता है जिसको दिया है. देखो हम बता रहे हैं, हम कार्ड हाल फिलहाल में देखे नहीं है, लेकिन मेरे याद से तुम बताए हो तो कुछ कुछ याद आ रहा है. जिसका शादी हो रहा है उसका नाम रहेगा, सब लिखा रहेगा. ठीक है, समझ गए. कार्यक्रम बोल दिया उसमें आ गया. शादी के कार्ड में क्या लिखा रहेगा, जिसका शादी हो रहा है उसका नाम लिखा रहेगा, उन सबका एड्रेस लिखा रहेगा, क्या क्या फंक्शन है वो लिखा रहेगा, फंक्शन कहाँ पर हो रहा है वो लिखा रहेगा. कोई अगर चीफ गेस्ट है, चीफ गेस्ट अगर शादी में आ रहा है तो उसका भी नाम लोग छपवा देते हैं. तो अब ठीक है, उतना डिटेल में शादी में नहीं भेजना है आपको. चीफ गेस्ट का भी नाम लिखा रहेगा. समझ में आ रहा है? तो पार्टनरशिप डीड में क्या चीज है, पार्टनरशिप डीड में क्या लिखा रहेगा. पार्टनरशिप में मतलब आ रहे हैं, दुल्हा दुल्हन नहीं मान रहे, लेकिन फंक्शन कुछ कुछ सेम है. दो लोग हैं, वो लोग पार्टनरशिप के बिजनेस में आ रहा है, तो पार्टनरशिप डीड एक तरह से समझिए शादी का कार्ड है. पार्टनरशिप डीड में क्या लिखा रहेगा, नेम ऑफ पार्टनर्स, ठीक है, नेम ऑफ बिजनेस, एड्रेस ऑफ पार्टनर्स, एड्रेस ऑफ बिजनेस, फंक्शन जो है मतलब फंक्शन मतलब जो बिजनेस का एड्रेस है वो फंक्शन हो गया, बिजनेस कहाँ पे काम कर रहा है. ये चार चीज तो आपको याद हो गया, शादी के कार्ड से रिलेट करेंगे. यहाँ देखिए एड्रेस में ये मतलब क्या क्या चीज है. नेम एंड एड्रेस ऑफ पार्टनर है कि नहीं, नेम एंड एड्रेस ऑफ पार्टनर, फिर नेम एंड एड्रेस ऑफ फर्म, फिर नेचर एंड टाइप ऑफ बिजनेस, बिजनेस का क्या नेचर है, क्या टाइप है. कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूटेड बाई ईच पार्टनर. कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूटेड बाई ईच पार्टनर को मान लीजिए कि दोनों साइड का लिखा हुआ है कि दोनों कितना योग्य है. लड़का का व्यापार है तो वो व्यापारी है, सरकारी नौकरी है तो उसका शायद वो छपा रहता है कि सरकारी नौकरी में वो क्या करता है. मीनिंग समझ में आ रहा है? इसको भूलिएगा तो नहीं आप लोग. ठीक है, ये पूछता है कंटेंट ऑफ पार्टनरशिप डीड पूछेगा. और पार्टनरशिप के डीड में 12-15 आइटम होता है. 12-15 याद करने का जरूरत नहीं है. अभी फिलहाल में आपको ये याद करना पहाड़ लग रहा होगा, लगेगा इतना सारा कैसे याद होगा, लेकिन आपको इसमें से कुछ कुछ मेन आपको हम टिक करवा देंगे जो हर चैप्टर में बार बार पढ़ना है. जैसे सब्सक्रिप्शन का आपसे हम बात करें, या पहला दिन आपको हम आइटम का नाम बताए थे एनपीओ में, तो आपको लग रहा था कैसे पहचानेंगे कौन सा आइटम कैपिटल है कौन सा रेवेन्यू है. लेकिन तुमसे अभी पूछे सब्सक्रिप्शन और फर्नीचर, इसमें बताओ कौन सा कैपिटल है कौन सा रेवेन्यू है. बताओ सब्सक्रिप्शन क्या है, रेवेन्यू है. फर्नीचर क्या है, तो प्रैक्टिस से क्लियर हो गया है. वैसे ही कंटेंट ऑफ पार्टनरशिप डीड में भी बहुत सारा आइटम ऐसा है जो कि हर चैप्टर में बार बार पढ़ना है और वो क्लियर आपको हो जाएगा. इसमें जो जो टिक लगा रहे हैं आप लोग उसको टिक लगा लीजिए, आप लोग उसको याद कर लीजिएगा. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज है. समझ में आ रहा है? ठीक है. नेम एंड एड्रेस, ये शुरू का जो 4 है इसको, शुरू का जो 6 है उसको टिक लगाओ. शुरू का जो 6 उसको टिक लगा लीजिए.
ये सब कुछ 1 महीना के अंदर अंदर आपको आधा से ज्यादा याद हो जाएगा। 7, 8, 9, 10, 11, 12 डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, मतलब किस दिन शादी हो रहा है, मतलब कब से पार्टनरशिप स्टार्ट हो रहा है। ड्यूरेशन नहीं याद करेंगे तो भी ठीक है। हाँ, 15 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, यही सब जो टिक करवा रहे हैं, यही सब अकाउंटिंग एडजस्टमेंट हम लोगों को पढ़ना है। उसके बाद 18, 19, 20 जो हो गया सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट, मतलब सुन लीजिए 20 नंबर क्या हुआ। 20 नंबर हुआ सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट, मतलब कि अगर पार्टनर के बीच में झगड़ा हो जाएगा तो उसको कैसे सुलटाना होगा, मतलब कौन आदमी आके उन लोगों को समझाएगा, मतलब चीफ गेस्ट का यहाँ पे काम पड़ेगा। समझ में आ रहा है? इन सबको टिक लगा लीजिए। अभी से कोशिश करना 2-3 बार पढ़ लें उसको, लेकिन उसको बैठ के रटने मत लगिएगा। रटना आप लोग को क्या है, डेफिनेशन रटना है, डेफिनेशन को मगअप कर जाना है और बहुत अच्छे से आप लोगों को मगअप करना है। मगअप का मतलब होता है रट लेना। बाकी ये चीज रटने का जरूरत नहीं है, रीडिंग जरूर आप लोगों को डालना है। ठीक है, क्लियर है ये चीज आप लोगों को? ठीक, छुट्टी नहीं हुआ अभी, पढ़ाना है। कुछ कुछ थ्योरी, कुछ कुछ प्रैक्टिकल हम लोग को साथ में लेके चलना पड़ेगा यहाँ पे। तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स हम लोग को क्या क्या प्रिपेयर करना है। सबसे पहला हम लोग को प्रिपेयर करना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। दूसरा हम लोग को प्रिपेयर करना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तीसरा जो हम लोग को प्रिपेयर करना है वो है बैलेंस शीट। अच्छा, ये मेन नाम है, मतलब ये 3 खत्म नहीं होगा, हम लोग को और भी बहुत सारा चीज पढ़ना पड़ेगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट है, रियलाइजेशन अकाउंट है, बैंक अकाउंट है, ये सब चीज हम लोग को पढ़ना पड़ेगा। बट ये 3 चीज आप लोगों का जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स का पार्टनरशिप का पार्ट है। चलिए इसको लिखिए। क्लास में कोई भी चीज का हम एग्जाम्पल देंगे तो हम बेवजह नहीं देंगे और उसको इजी बनाने के लिए देंगे। एग्जाम्पल के पीछे तर्क छुपा होगा। अभी जैसे कि जो शादी का कार्ड वाला एग्जाम्पल दिया आप लोग को, वो थोड़ा रिलेट कर पा रहे हैं? कुछ पूछ रहे हैं आप लोग से? अगर आपको एग्जाम्पल बेकार लग रहा तो आगे से वैसा एग्जाम्पल नहीं देंगे। बट वो एग्जाम्पल इसलिए दिए हैं कि आप लोग को पार्टनरशिप डीड अगर भूल जाएंगे कंटेंट, तो आपको कार्ड से ही बहुत सारा चीज माइंड में आप लोग उसको मेकअप करके लिख सकते हैं। तो ऐसा एग्जाम्पल सही है या नहीं? क्लियर है? थोड़ा बहुत ईजी हो जाएगा वो चीज आप लोगों के लिए। जरूरी चीज पढ़ाएंगे। मम्मी को बोलो अंदर आके वेट कर ले 5 मिनट। बोलो अंदर चेयर है, आके बैठ जाए। 10 मिनट का क्लास और होगा, मिस मत करो। ये क्लियर है आप लोगों का? अब एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम लोगों को पढ़ना है, उसी से हम लोग का अकाउंटिंग शुरू होगा। चार्ज वर्सेस एप्रोप्रिएशन। इसको समझने में बहुत लोग 5 मिनट भी लगा देता है, बहुत लोग 5 साल और 50 साल में भी समझ नहीं पाता है। आप लोग को हम 5 मिनट में समझा देंगे, ठीक है? चार्ज वर्सेस एप्रोप्रिएशन। अब चार्ज और एप्रोप्रिएशन का क्या मतलब है, इसको भी एग्जांपल देके समझाएंगे। मान लीजिए कि आपके घर में किसी को कुछ बीमारी है, उसका मेडिसिन चलता है, ठीक है? एक एग्जांपल है कि आपके घर में कोई ऐसा आदमी है, ओल्ड एज के लोग हैं तो उन लोग को बीमारी हो जाता है कि उनका मेडिसिन चलता है। मार्केट में एक नया स्मार्ट वॉच आया है, उनका मेडिसिन 4000 का है, तुम्हारा वॉच भी 4000 का है। घर में तुम्हारे पापा के पास 4000 रुपया ही है। तुम अपने पापा से कहे या तुम अपने घर में जो भी मेंबर है उनसे कहे कि हमको जो है ये घड़ी खरीदा दीजिए, और उनका दवाई भी लाना जरूरी है। तुम बताओ कौन सा काम पहले किया जाएगा और घड़ी के लिए क्या बहाना दिया जाएगा? छोटे बच्चे तो होने की मार पीट के चुप करवा देंगे। अब तो कुछ ऐसा बात बोलना है कि आप लोग को कन्विंस कर लें कि ठीक है 2-4 10 दिन बाद तुम्हारा घड़ी आ जाएगा। ऐसा ही कुछ बात किया जाएगा।
ठीक है, तो घड़ी और दवा, उसमें सबसे पहले किसको प्रेफरेंस दिया जाएगा? दवा को। और घड़ी के लिए तुमको क्या कहा जाएगा? स्मार्ट वॉच के लिए ये कहा जाएगा कि नहीं खरीदाएंगे, घर छोड़ के चले जाओ, ऐसा तो नहीं कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? कुछ दिन वेट कर लो, पैसा अगर आता है तो घड़ी खरीदा दिया जाएगा। सेम चीज चार्ज और एप्रोप्रिएशन में है। अंतर क्या है? चार्ज का जो पेमेंट है, समझिएगा, चार्ज मतलब यहाँ वो घड़ी वाला फोन वाला चार्ज नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी वाला। चार्ज का मतलब होता है पेमेंट इज कंपल्सरी। चार्ज का मतलब है पेमेंट इज कंपल्सरी। और एप्रोप्रिएशन का पेमेंट ओनली इन केस ऑफ प्रॉफिट्स। लिखिए इसको। हेलो, देखिए यहां चार्ज का मतलब क्या हो गया? पेमेंट इज कंपल्सरी। एप्रोप्रिएशन का मतलब हो गया पेमेंट इन केस ऑफ प्रॉफिट्स ओनली। अब जैसे तुमको हम बोल रहे हैं पार्टनर को, अच्छा ये पार्टनरशिप में कहीं काम नहीं है इसका, बट आपको एग्जांपल, एक रैंडम एग्जांपल दे रहे हैं। स्टाफ का सैलरी पे करना है और बिजनेस में प्रॉफिट का पैसा यूज करके कार खरीदना है। पार्टनर किसको चार्ज बोलेगा, किसको एप्रोप्रिएशन बोलेगा? सैलरी क्या हो जाएगा? चार्ज। और वो कार खरीदना क्या हो जाएगा? एप्रोप्रिएशन। समझ में आ रहा है? यानी कि एक चीज और आप समझिए कि जो चार्ज होता है, पेमेंट इज कंपल्सरी का मतलब है, इसका मतलब है कि पेमेंट इन केस ऑफ लॉसेस ऑल्सो। अगर नुकसान हुआ है तो भी तुमको ये भरना पड़ेगा। जैसे मान लो तुम दुकान खोले हो, ठीक है, और एक महीना का लॉकडाउन जैसा कुछ सिचुएशन आ गया, या मार्केट बहुत ज्यादा अभी महंगाई बढ़ गया है। हाल फिलहाल में आप देखिएगा महंगाई का स्तर पिछले एक महीना में, यूक्रेन जब से ये वॉर हो रहा है, बढ़ गया है। हर चीज का दाम बढ़ा है, एवरीथिंग का, हर चीज का प्राइस बढ़ा है। तो प्राइस बढ़ गया है, इसके चलते तुम्हारा दुकान उतना नहीं चल रहा है। तो तुम क्या स्टाफ को सैलरी नहीं दोगे महीना के आखिरी में? स्टाफ के सामने बैठ के अगर रोगे कि अरे इस महीना तो कुछ कमाई नहीं हुआ है, तुम भूखे सो जाना एक महीना, तो वो मानेगा बात? वो नहीं मानेगा। प्रॉफिट हो या नहीं हो, तुमको उसका पेमेंट करना है। समझ में आ रहा है? लेकिन मान लो तुम्हारे घर में भाई कोई बच्चा है, जिद कर रहा है स्मार्ट वॉच के लिए, उसको तो तुम समझा सकते हो अभी पैसा नहीं है, अगले महीना बात करना। आपकी बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अच्छा, किसी बच्चा के मन में आएगा, स्टाफ को भी बोल देंगे इस महीना पैसा नहीं है, अगले महीना बात करना, तो ये एप्रोप्रिएशन हो जाएगा हम लोगों का। स्टाफ को तुम ये बात बोल सकते हो, इस महीना पैसा नहीं है, अगले महीना ले लेना। स्टाफ कुछ नहीं कहेगा, लेकिन अगले महीना कितना पैसा दोगे उसको? 2 गुना पैसा दोगे। लेकिन जो छोटा बच्चा घड़ी के लिए परेशान कर रहा है, क्या तुम उसको अगले महीना दोनों हाथ के लिए दो घड़ी खरीद के दोगे? बोलो हाँ नहीं, तुम अगले महीना बाबू दोनों हाथ में घड़ी पहनना, नहीं ना। मीनिंग समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? स्टाफ को तुम अगले महीना डबल दे दोगे, बट वो तो अप्रूवल हो जा रहा है ना। मीनिंग आपको क्लियर है? चार्ज का मतलब क्या होता है? पेमेंट इज कंपल्सरी, और पेमेंट इन केस ऑफ लॉसेस ऑल्सो। और एप्रोप्रिएशन क्या होता है? पेमेंट ओनली इन केस ऑफ प्रॉफिट। तो चार्ज वाला जितना आइटम है वो आपका रिकॉर्ड होता है, रिकॉर्डेड इन P&L अकाउंट। चार्ज वाला आइटम कहाँ रिकॉर्ड होता है? PL अकाउंट में। और एप्रोप्रिएशन वाला सारा आइटम रिकॉर्ड होता है PL एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। क्लियर है आप लोगों को? चार्ज और एप्रोप्रिएशन में क्या अंतर है? जो चीज का पेमेंट कंपलसरी है, माने उस चीज को आप टाल नहीं सकते हैं, नुकसान हो नफा हो आपको पेमेंट करना है, वो क्या हो जाएगा? चार्ज। और वो चीज जिसका पेमेंट सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट्स के केस में करना है, वो क्या हो जाएगा आपका? एप्रोप्रिएशन। समझ में आ गया? ठीक है। एग्जाम्पल क्या है? अच्छा, एग्जाम्पल याद नहीं करना है आपको, याद कौन कौन सा पॉइंट करना है बहुत अच्छे से देख लीजिएगा। अगर इस चीज में कमी कीजिएगा तो फिर भगवान ही आपका मालिक है। ये 3 चीज आपको दोनों साइड याद करना है। एग्जाम्पल पढ़ लीजिएगा। अच्छा, हम जिसको याद करने नहीं बोल रहे हैं, मत कहिएगा, आप ही ना कहते कि मत देखिएगा। हम याद करने के लिए मना कर रहे हैं, उसको रटने के लिए मना कर रहे हैं। आपको रीड तो करना पड़ेगा ना। एग्जाम्पल में चार्ज का हो गया, कॉपी करने का समय देंगे। एग्जाम्पल में चार्ज का हो गया सैलरी, इंटरेस्ट ऑन लोन। समझ में आ रहा है? इसका हो गया इंटरेस्ट ऑन, अच्छा इंटरेस्ट दोनों साइड में है तो आप सिर्फ इंटरेस्ट मत बोलिएगा, चार्ज बताइए तो इंटरेस्ट,
एप्रोप्रिएशन बताइए तो इंटरेस्ट, ऐसा बेवकूफी मत कीजिएगा। इंटरेस्ट ऑन लोन क्या चीज है? चार्ज है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या चीज है? एप्रोप्रिएशन है। उसके बाद ट्रांसफर टू रिजर्व, उसके बाद पार्टनर्स सैलरी। सैलरी और पार्टनर सैलरी में क्या अंतर है? अच्छा, पार्टनर को सैलरी क्यों देते हैं ये कल पढ़ाएंगे, बट आज इतना पढ़ा के आपका क्लास खत्म कर देंगे। सैलरी और पार्टनर सैलरी में, सैलरी का मतलब तो स्टाफ का सैलरी हो गया, समझ में आ रहा है? आपसे बोल रहे सैलरी दे देना, मतलब किसको सैलरी दे देना? स्टाफ को सैलरी दे देना। लेकिन पार्टनर सैलरी बोल दिया, इसका मतलब स्पेसिफिकली आपको पॉइंट आउट कर रहा है कि ये पार्टनर का सैलरी है। क्लियर है ये चीज? इसको अच्छे से देख लीजिए, कहीं पे कोई डाउट या कुछ हो तो पूछ लीजिए, नहीं तो इतना आप लोग को आज बहुत अच्छे से याद करना है। पार्टनरशिप का डेफिनेशन कल याद करके सबको 5-6 बार लिख लेना है, उसमें कोई कमी नहीं हो।